शहर को दहला देने वाली एक डबल मर्डर मिस्ट्री की घटना ने हर किसी को हैरान और डरा दिया है। इस केस में एक पति पत्नी का मर्डर हो जाता है, तो अब उनका कातिल कौन है, उसने ऐसा क्यों किया? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी दी जाती है ईमानदार और जिद्दी पुलिस ऑफिसर साजन फिलिप को। जैसे जैसे वो इस केस के तह तक जाने लगता है, हर एक कदम पर नए नए ट्विस्ट उसके सामने आने लगते हैं। फिर गवाह गायब होने लगते हैं, सबूत मिटा दिए जाते हैं। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि साजिश, धोखा और बदले का एक जाल होता है, जिसमें फंसना तो आसान है लेकिन निकलना नामुमकिन। तो क्या यह ऑफिसर साजन सच तक पहुंच पाएगा, या फिर वो भी इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन जाएगा? यही देखेंगे हम आज की मर्डर मिस्ट्री कहानी में, जिसका नाम है कुरुक्कू। एक ऐसी मिस्ट्री जो आखिर तक अपना सस्पेंस बरकरार रखती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिजीत जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6.3 आउट ऑफ 10। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही शॉकिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक बार से, जहाँ पर कुछ लड़के लड़कियां अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाकर डांस कर रहे होते हैं। पार्टी को बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। इतने में ही हम वहाँ पर थॉमस नाम के एक नशेड़ी बंदे को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है, सिगरेट पीते हुए डांस करने वाली लड़कियों को देखने लगता है। तो उनमें से उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। वो उस लड़की के पास जाकर अजीब तरीके से डांस करने लगता है, उस लड़की के बहुत करीब जाने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये बात उस लड़की को पसंद नहीं आती। तभी उसके दोस्त थॉमस को रोकते हैं और उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। तो अब शराब पीते हुए थॉमस अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे वही बातें याद आने लगती है कि किस तरह से उन लड़कों ने उसकी बेइज्जती की, उन्होंने उसे धक्के मारकर दफा कर दिया। ये याद करके उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से उस बार में जाता है, एक शराब की बोतल लेता है और नशे में उन सभी लड़कों और लड़कियों पर हमला कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। गाड़ी को पार्क करने के बाद वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा नशे में होता है कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब उसके फ्लैट के सामने एक कपल रहता है और वो लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। आज फिर से उनके घर में लड़ाई चल रही थी, जिनकी आवाज से वो परेशान हो जाता है। अब थॉमस झगड़े की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा इरिटेट होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने घर से चाकू लेकर उस घर के अंदर जाता है और उस महिला को मार देता है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं शहर के एक सुनसान इलाके में किसी आदमी की लाश पाई गई थी। अब ये खबर मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत ही वहां पर जांच करने के लिए पहुंचती है और वहां पर मीडिया भी पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पर जिस आदमी ने पुलिस को कॉल करके बुलाया था, ऑफिसर अनिल उससे पूछताछ करने लगता है। वो आदमी बताता है कि सर, मैं रोज की तरह इस रास्ते से गुजर रहा था, तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर कुछ लोग गाड़ी से उतरे और एक लाश को फेंक कर यहाँ से चले गए। मैं उनसे बहुत दूरी पर था, इसलिए उनका चेहरा देख नहीं पाया। उसके बाद मैंने आपको तुरंत ही कॉल किया। अब दोस्तों, इतने में ही वहां पर एंट्री होती है हमारे कहानी के हीरो सर्कल इंस्पेक्टर साजन फिलिप की। वो मीडिया वालों को हटाते हुए लाश के पास पहुंचता है और केस के डिटेल के बारे में पूछता है। तो वो लोग बताने लगते हैं कि इस लाश के जेब में हमें एक आधार कार्ड मिला है, जिससे कि अब हमें उस आदमी का नाम पता चलता है और उसका नाम होता है रूबी। अब उसके बाद ऑफिसर उस आधार कार्ड पर मिले हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन शॉकिंगली घर का दरवाजा ओपन था। तो जब वो लोग घर के अंदर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर तो एक और बहुत ही शॉकिंग घटना हो चुकी थी, यानी कि उस रूबिन की पत्नी स्नेहा को भी किसी ने मार दिया था। अब उसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट को तुरंत ही यहाँ पर बुलाया जाता है और ये लोग उस कमरे के डिटेल में छानबीन करने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ फिंगरप्रिंट्स, ब्लड के सैंपल मिल जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर एसीपी जॉन अब्राहम और साजन फिलिप पहुंच जाते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट वाला आदमी उन्हें बताता है कि सर, इस महिला की गला काटने की वजह से मौत हुई है और भी थोड़े बहुत हमें कुछ सबूत मिले हैं। तो अब यहाँ पर पुलिस को ये बात समझ में आती है कि किसी ने इस पति पत्नी को मारकर रॉबिन की लाश को उस सुनसान जगह पर फेंक दिया और उसके वाइफ की लाश यहीं पर छोड़ दी, ताकि पुलिस गुमराह हो सके। अब एसीपी जॉन अब्राहम साजन को ये केस हैंडल करने के लिए कहकर वहां से जाने लगता है। तभी मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और इस केस के बारे में पूछने लगते हैं। एसीपी बताता है कि इस केस के रिलेटेड छानबीन चल रही है, हमें जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे। अब उसके बाद ऑफिसर साजन अपनी टीम के साथ उस मरे हुए कपल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करने लगता है। तो वहाँ पर साइड के फ्लैट में रहने वाले लोग कहते हैं कि सर, वो दोनों हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने इसके बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया। जब हमें उन दोनों के मर्डर की बात पता चली तो हम तो शॉक रह गए कि भला इन दोनों को कौन मार सकता है। फिर हम उस अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ बैचलर लड़कों को देखते हैं। पुलिस उनके पास जाकर पूछताछ करने लगती है। तो अब वो लड़के घबराते हुए बताते हैं कि कल रात हम सभी दोस्त मिलकर मूवी स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। फिर भूख लगने पर हम खाना लेने के लिए बाहर जाने लगे। हम लिफ्ट के पास खड़े थे, तभी मैंने देखा स्नेहा मैडम कुछ घबराई हुई लग रही थी, लेकिन उन्होंने तुरंत ही दरवाजा बंद कर लिया। उसी समय लिफ्ट के जरिए बिल्डिंग में दो अनजान लोग आए थे। हम नीचे गए तो वहाँ पर एक आदमी ओमनी में बैठा हुआ था।
यानी कि रात को कुल मिलाकर 3 अनजान लोग आए थे और फिर हम वहां से खाना लेने के लिए चले गए। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। अब उसके बाद पुलिस वाले थॉमस के घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। वो बहुत देर के बाद दरवाजा ओपन करता है और थॉमस को देखने पर अभी भी वो नशे में ही लग रहा था। रूम के अंदर जाने के बाद साजन नोटिस करता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी पेंटिंग रखी हुई है और तभी वहाँ उसे नीचे खून भी गिरा हुआ दिखाई देता है। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हें पड़ोस में जो हत्या हुई है उसके बारे में क्या पता है और तुम्हारी ये शर्ट पर क्या लगा है। थॉमस कहता है कि सर, मैं कल रात बहुत ज्यादा नशे में था। मैं अपने फ्लैट पर आया तो वो पति पत्नी बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे थे। उसके बाद मैं अपने रूम में आकर सो गया और बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से कल रात के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है कि एग्जैक्टली रात को क्या हुआ था। अब ऑफिसर साजन को यहाँ पर थॉमस पर शक होता है कि जरूरी कोई बात छुपा रहा है। लेकिन अब उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि इस अपार्टमेंट के वॉचमैन पर उस ओमनी में आए हुए लोगों ने हमला किया था। इसीलिए पुलिस तुरंत ही वॉचमैन से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पर हम वॉचमैन को देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऑफिसर यहाँ पर आते हैं तो डॉक्टरों ने बताती है कि सर, अभी तक इसे होश नहीं आया है। जैसे ये होश में आएगा मैं आपको तुरंत ही बता दूंगी। अब वहां से पुलिस स्टेशन जाते समय साजन अपनी टीम से कहता है कि उस अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, उसमें हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और उस बिल्डिंग में वो 3 अनजान लोग कौन आए थे इसके बारे में पता करो। अब यहाँ इस तरफ पुलिस ने रॉबिन के माता पिता को इन्फॉर्म कर दिया था तो अपने बेटे को मरा हुआ देखकर रूबिन का पिता बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर जब वो मॉर्चरी रूम से बाहर आते हैं तो रूबिन के माता पिता से ऑफिसर साजन कुछ सवाल पूछता है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि दरअसल रूबिन और स्नेहा की लव मैरिज हुई थी, लेकिन स्नेहा के घर वाले नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी रूबिन से शादी करे। लेकिन फिर भी उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। उसके बाद भी करीबन आज से 3 से 4 साल पहले स्नेहा के भाई ने रूबिन पर हमला करवाया था। सर, हमें तो उसी पर शक है। खैर, अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिसर साजन रूबिन के बेस्ट फ्रेंड अक्षय के बारे में पता करता है और उससे मिलकर पूछताछ करने लगता है। अक्षय पुलिस को बताता है कि कल मेरे रूबिन से फोन पर बात हुई थी। फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। अक्षय यहाँ पर यह भी बताता है कि रॉबिन और स्नेहा की मुलाकात कैसे हुई थी। दरअसल रॉबिन और स्नेहा एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान उन दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन स्नेहा के घर वाले उसकी शादी के लिए मान नहीं रहे थे तो उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर रूबिन के साथ भागकर शादी कर ली। कुछ साल तक उनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन फिर पता नहीं उन दोनों में बहुत ज्यादा अनबन होने लगी। वो हर रोज झगड़ा करते थे और उनका रिश्ता बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन गया था। बस सर, मुझे इतना ही पता है। अब यहाँ पर ऑफिसर साजन को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कॉल आता है तो वो जानकारी लेने के लिए तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है। फॉरेंसिक डॉक्टर साजन को बताता है कि सर, हमें क्राइम स्पॉट पर 3 लोगों के खून के निशान मिले हैं। उनमें से 2 लोग रॉबिन और स्नेहा है, लेकिन तीसरा कौन है पता नहीं। जिस चाकू से स्नेहा का गला काटा गया था वो भी अभी तक नहीं मिला है। ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने प्लान बनाकर उन दोनों को मार डाला होगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ऑफिसर साजन का शक तुरंत ही उस अपार्टमेंट में रहने वाले थॉमस पर जाता है। इसलिए वो उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आता है और इस मर्डर के बारे में उससे पूछताछ करने लगता है। कहता है कि बताओ, तुमने स्नेहा और रूबिन को क्यों मारा? क्राइम स्पॉट पर हमें तुम्हारे भी ब्लड सैंपल मिले हैं और ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसी लग गई? जिस पर थॉमस बताता है कि सर, मैं नशे में होने की वजह से मुझे सच में कुछ याद नहीं है कि रात को क्या हुआ था और ये चोट मुझे कैसे आ गई। लेकिन अब ऑफिसर साजनों से धमकाने लगता है। कहता है कि गहराई से याद करके सच सच बताओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आया ना तो तुम्हें 3rd डिग्री देकर सारी बातें उगलवा लूंगा। जिससे कि अब थॉमस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अब सब कुछ बताने लगता है कि जब मैं पार्टी से नशे में घर पर लौटा तो वो पति पत्नी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उनके झगड़े की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और गुस्से में आकर चाकू लेकर उस नेहा को मार डाला। जब देखो तब झगड़ा करते रहते हैं वो लोग। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया था कि बर्दाश्त से बाहर था। अब दोस्तों, थॉमस की ऐसी बातें सुनकर बाकी पुलिस वालों को लगता है कि रॉबिन और स्नेहा को थॉमस नहीं मारा होगा। लेकिन ऑफिसर साजन को यहाँ दाल में कुछ काला नजर आता है। उसे थोड़ी गड़बड़ लगती है कि ये मामला जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि थॉमस नशे में था। उसने क्या किया और क्या नहीं ये उसे याद भी नहीं था। इसलिए साजन अपनी टीम से कहता है कि हम थॉमस की बात पर पूरी तरीके से यकीन नहीं कर सकते। हाँ, उसे थोड़े दिन के लिए पुलिस स्टेशन में ही रखो, फिर देखते हैं उसका क्या करना है। अब दोस्तों, उसके बाद पुलिस उन गुंडों को ढूंढने लगती है जिन लोगों ने कुछ साल पहले रूबिन पर हमला किया था। उन लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है और यहाँ पर ऑफिसर अनिल उन गुंडों की अच्छे तरीके से पिटाई करता है। उन्होंने रूबिन के साथ क्या किया सच सच बताने के लिए कहता है तो बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से वो लोग बताते हैं कि सर, कुछ साल पहले हमने रूबिन पर हमला किया था। ये तो बहुत ही पुरानी बात है। वो तो हमने स्नेहा के भाई के कहने पर उसे धमकाया था। सर, यकीन मानिए हमने उसे नहीं मारा है। तो उसके अगले दिन साजन अपनी टीम के साथ स्नेहा के घर वालों से मिलने के लिए जाता है। साजन स्नेहा के माता पिता से पूछता है कि आप लोग रूबिन और स्नेहा की शादी के खिलाफ क्यों थे? तो स्नेहा के पिताजी यहाँ पर बताते हैं कि वो रूबिन कोई अच्छा लड़का नहीं था
मैंने उसे बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमते फिरते देखा था। वो उनको प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ रोमांस करता था। अलग अलग लड़कियों के साथ उसका चक्कर था। इसलिए हम हमारी बेटी स्नेहा की शादी उससे नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो तो उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। इसलिए उसने रूबिन से भागकर शादी की। फिर शादी के कुछ ही साल बाद उन दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर हमने भी उसके बारे में सोचना बंद कर दिया था और अब हमें ये पता चला कि उन दोनों की मौत हो गई। अब ऑफिसर साजन वहां से जाते हुए स्नेहा के भाई से कहता है कि तुम्हारे बारे में हमें बहुत कुछ बातें पता चली है। कुछ लोगों को पैसे देकर तुमने रॉबिन की पिटाई करवाई थी। इस मर्डर केस में फिलहाल तो हमें तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन तुम जरा बचकर रहना। ऐसी वार्निंग देकर वो वहां से चला जाता है। अब उसके बाद ऑफिसर साजन अपने घर पर आकर इसी केस के बारे में सोचने लगता है। अभी तक उसे जितने भी क्लू मिले हैं, जितने भी लोग उसके शक के दायरे में हैं, उनके बारे में फिर से याद करने लगता है कि कहीं उससे कुछ बातें मिस तो नहीं हो रही। थॉमस नशे में होने की वजह से उसकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। स्नेहा के भाई ने रूबिन पर हमला करवाया था, इसलिए उस पर शक किया जा सकता है। और उस बिल्डिंग में आए हुए 3 अनजान लोग कौन थे, इन्हीं के बारे में सोचने लगता है। फिर उसके अगले दिन ऑफिसर साजन उस बिल्डिंग में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, तो ये लोग देखते हैं कि ओमनी से 3 लोग बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में आ गए थे और थोड़ी देर के बाद रूबिन की लाश को ओमनी में डालकर ले गए। तो साजन ऑफिसर अनिल से कहता है कि तुम तुरंत ही इस ओमनी के बारे में पता करने की कोशिश करो। तो दोस्तों वही दूसरी तरफ हम उन 2 बंदों को देखते हैं जो ओमनी लेकर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही बीच रास्ते में उनका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक बहुत बड़ा ट्रक आकर उनकी ओमनी को ठोक देता है, जिसकी वजह से उन दोनों बंदों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब एक्सीडेंट होने की वजह से आसपास के लोग तुरंत ही वहां पर पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस की टीम वहां पर पहुंचने के बाद ऑफिसर साजन को पता चलता है कि ये दोनों तो वही बंदे हैं जो ओमनी से रूबिन की लाश को लेकर भाग रहे थे। अब यहाँ पर ये दोनों तो थे, लेकिन उनके साथ जो तीसरा था वो बंदा कहाँ है? तो वही हम उस तीसरे बंदे को देखते हैं जो मोटरसाइकिल लेकर किसी से बचकर भाग रहा था। अब पुलिस को यहाँ क्राइम लोकेशन पर उन दोनों बंदों की लाशों के पास एक फोन मिलता है और दरअसल दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इन लोगों को शायद जानबूझकर मारा गया होगा, क्योंकि अगर पुलिस इन्हें जिंदा पकड़ लेती तो उन्हें सच का पता चल जाता। अब उसके बाद पुलिस को जो फोन मिला था, ऑफिसर अनिल उसे मोबाइल शॉप में ले जाता है और रिपेयर करवाता है और फिर उसे उस फोन में एक बहुत ही शॉकिंग वीडियो मिलता है। अब यहाँ पर हम सीनियर ऑफिसर को देखते हैं। वो एससीपी को कॉल करके पूछता है कि क्या अभी तक वो केस सॉल्व नहीं हुआ? तो यहाँ पर एससीपी पुलिस स्टेशन आकर साजन पर गुस्सा करने लगता है कि अभी तक वो कातिल को क्यों नहीं ढूंढ पाया। इतने में ऑफिसर वो मोबाइल लेकर वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें वो वीडियो दिखाता है। अब उस वीडियो में हम देखते हैं कि थॉमस के हाथ में चाकू था और स्नेहा वहां पर मरी पड़ी थी। थॉमस कहता है कि तुम लोगों के झगड़े की वजह से मैं तंग आ चुका हूँ, तुम लोगों को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। अब ये वीडियो देखने के बाद एसपी कहता है कि ये देखो कातिल हमें मिल गया है। थॉमस ने गुस्से में आकर उन दोनों को मारा है। यही बात वो अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है और ये लोग तुरंत एक प्रेस मीटिंग बुलाते हैं और यहाँ पर मीडिया के सामने बताते हैं कि थॉमस नाम का लड़का उनके साइड के फ्लैट में रहता था और उन दोनों के झगड़े की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, इसलिए उसने उस रात चाकू ले जाकर उन दोनों को मार दिया। और उसने ये सब कुछ किया तब वो बहुत ज्यादा नशे में भी था। इस तरह से इस केस को क्लोज करने की कोशिश की जाती है। अब उसके अगले सीन में हम साजन को देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ कुछ बात कर रहा होता है। दरअसल उसे यकीन नहीं था कि ये सब कुछ थॉमस ने किया है। उसे अभी भी यहाँ पर दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ थॉमस ने अपने हाथ में चाकू रखा था। वो वीडियो ऐसा नहीं था कि थॉमस ने चाकू से स्नेहा का गला काट दिया, उसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उस वीडियो पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता था। और थॉमस तो उस रात खुद ही बहुत ज्यादा नशे में था, तो उसे क्या पता उसने खून किया भी है या नहीं। इसलिए ऑफिसर साजन फिर से अपनी तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को जारी रखता है। अब साजन रॉबिन और उसकी पत्नी स्नेहा की कॉल हिस्ट्री चेक करता है, तो इसमें रॉबिन को एक नंबर से बहुत बार कॉल आया हुआ था और वो नंबर उस बिल्डिंग में रहने वाली रीना नाम की एक महिला का होता है। तो साजन ऑफिसर अनिल के साथ तुरंत रीना से पूछताछ करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। वो रीना को पूछता है कि आपने रॉबिन को इतनी बार फोन क्यों किया था? आपकी रॉबिन के साथ फोन पर बहुत बार बात होती थी, बताइए इसके पीछे का क्या कारण है? अब रीना पहले तो कहने लगती है कि सर वो तो हमारे पड़ोसी है, इसलिए छोटी मोटी बातचीत करने के लिए कॉल होते रहते हैं। लेकिन साजन कहता है कि आप दूसरे नंबर से रॉबिन को बहुत बार कॉल करती थी, इसलिए उसने आपका नंबर ब्लॉक भी कर दिया था। अब इतना जानने के बाद भी अगर आप सच नहीं बताओगे तो हमें ये बात आपके पति को बतानी होगी। तो घबरा कर रीना सच्चाई बताने लगती है कि उसका और रॉबिन का अफेयर चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उसके घर पर पार्सल आया। उसमें रॉबिन और रीना के फोटो थे और लिखा था कि आज से बात कभी मत मिलना, वरना तुम दोनों का चक्कर सबको पता चल जाएगा। तो इसी डर की वजह से हम दोनों अलग हो गए, बस इतना ही, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बाद साजन उसी पड़ोस में रहने वाले फैजल और हंसिका से मिलने के लिए जाता है। साजन हंसिका से भी पूछता है कि आपने रॉबिन को बहुत बार कॉल किया था। तो उसका पति फैजल कहता है कि सर रॉबिन तो हमारा पड़ोसी था, तो उसके साथ फोन पर बात करना तो ये तो आम बात है। फिर साजन पूछता है कि क्या आपके घर पर भी कोई पार्सल आया था? फैजल कहता है कि नहीं, हमारे घर पर तो कोई पार्सल नहीं आया, और वैसे आप हमसे पूछताछ क्यों कर रहे हो? उल्टा मुझे तो आप पर शक है। ऐसा कहते हुए वो एक वीडियो दिखाने लगता है। अब एक दिन फैजल और हंसिका
स्नेहा के घर पर गए हुए थे। वहाँ पर उनकी बेटियां डांस कर रही थी और तभी उनका वीडियो बना रहे थे। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उस दिन ऑफिसर साजन स्नेहा से मिलने के लिए आया था और वो दोनों रूम के अंदर चले गए थे। तो उस डांस की वीडियो में साजन रिकॉर्ड हो गया था। अब ये देखने के बाद साजन यहाँ पर उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके बाद फैजल उस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देता है। तो फिर क्या था, सारे न्यूज चैनल पर बस वही न्यूज चलने लगती है कि उस कपल के मर्डर में क्या पुलिस का भी हाथ है। तो अब उसी टाइम ये न्यूज होम मिनिस्टर भी देख लेता है। अब इस बात से पब्लिक कुछ हंगामा ना खड़ा कर दे, इसलिए वो तुरंत ही सीनियर ऑफिसर को कॉल करता है। उसे डांटते हुए कहता है कि उस ऑफिसर साजन का इस केस से क्या लेना देना है। अगर सच में वो इस हत्या में शामिल है तो उसे सस्पेंड कर दो और तुरंत ही इस केस को सॉल्व करके क्लोज कर दो। अब सीनियर ऑफिसर साजन को तुरंत ही अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम उस दिन स्नेहा से मिलने के लिए क्यों गए थे। तो अब यहाँ पर साजन सच्चाई बताने लगता है। सर, कुछ महीने पहले स्नेहा ने पुलिस स्टेशन कॉल किया था और अपने घर पर मदद के लिए बुलाया था, लेकिन मैं वहां पर अकेले नहीं बल्कि अपनी टीम के साथ गया था। तो एक कमरे में जाने के बाद उसने मुझे बताया कि उसका पति उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है, उन दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहती है। यही कंप्लेंट करने के लिए इसी कंप्लेंट के बारे में बताने के लिए उसने मुझे बुलाया था। और उस वक्त फैजल उनके घर पर मौजूद था जो बच्चों का डांस वीडियो शूट कर रहा था। तो उस वीडियो के बैकग्राउंड में मैं दिख रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। अब आगे साजन ये भी कहता है कि सर, अगर आपको मुझ पर शक है तो मैं इस केस को अगले एक हफ्ते के अंदर सॉल्व कर दूंगा और वो लड़का थॉमस असली कातिल नहीं है। तो उसका सीनियर ऑफिसर ठीक ऐसा कहता है और उसे फिर से इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दे देता है। उसके बाद साजन फैजल को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ करता है, उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है। तो फैजल सच बताता है कि कुछ दिन पहले उसके फोन नंबर पर भी उसकी पत्नी के गलत फोटो और वीडियोस आए थे। तो अब साजन ऑफिसर अनिल को उस नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। उसके बाद साजन फिर से थॉमस के पास जाता है और उस रात क्या हुआ था ये ध्यान से याद करने के लिए कहता है। लेकिन थॉमस कहता है कि मुझे अभी भी उस रात क्या हुआ था ये याद नहीं आ रहा, बस हल्का सा मुझे कुछ ऐसा याद है कि मैंने वहां पर किसी आदमी को देखा था, लेकिन वो कौन है ये मुझे याद नहीं आ रहा। अब साजन उसे मोबाइल में मिला हुआ वीडियो दिखाता है जिसमें थॉमस हाथ में चाकू लेकर स्नेहा के सामने गुस्सा हो रहा था। ये वीडियो देखकर थॉमस तो शॉक रह जाता है, सोचने लगता है कि मैंने ऐसी हरकत कब की। अब उसके बाद ऑफिसर साजन उस रात का सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करता है। तो बड़े गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि उसमें 2 मिनट का सीसीटीवी फुटेज किसने गायब कर दिया है, यानी कि वो पार्ट कट करके डिलीट कर दिया गया था। तो उस अपार्टमेंट का जो फुटेज हैंडल करता है उस आदमी को मारपीट कर पूछताछ करने पर वो आदमी उस बिल्डिंग में रहने वाले किरण नाम की एक बंदी का नाम बताता है। अब पुलिस तुरंत ही किरण को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। अब पहले तो किरण बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ बातें छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस उसे बहुत ज्यादा मारती पीटती है तो वह सच्चाई बताने लगता है। और दोस्तों, यहाँ पर आता है एक शॉकिंग ट्विस्ट। दरअसल किरण बताता है कि वो स्नेहा के कॉलेज में ही पढ़ाई करता था और स्नेहा उसे बहुत ज्यादा पसंद भी थी, लेकिन उसके प्रपोज करने से पहले ही रूबेन ने स्नेहा को प्रपोज किया और उन दोनों की शादी हो गई। उसके बाद किरण भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया और उसने अंजलि नाम की एक लड़की के साथ शादी कर, लेकिन कुछ साल बाद शॉकिंगली रॉबिन और स्नेहा उससे की बिल्डिंग में रहने के लिए आ गए। अब स्नेहा तो किरण की पहले से ही दोस्त थी, इसलिए वो आपस में बातचीत करने लगे। इसी दौरान स्नेहा उसे अपने मन की सारी बात बता देती थी कि उसका पति रूबिन उसके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। रूबिन उसकी बात कभी नहीं मानता, शराब पीकर हंगामा करता है, उसके ऊपर शक करता है, उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है। मैं उसे बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तो अब यहाँ पर किरण स्नेहा को संभालता है, उसे हौसला देता है और इसी दौरान वो दोनों करीब आ जाते हैं। एक दिन रूबिन शराब पीकर अपने घर पर आता है और अपने पत्नी स्नेहा से कहता है कि चलो हम एक डांस बार में पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन स्नेहा उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। तो अब बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से रूबिन उसके साथ झगड़ा करने लगता है, स्नेहा को मारने पीटने लगता है। लेकिन अब इतने में वहाँ पर किरण आकर वो स्नेहा को बचाने के लिए रूबिन के सर पर किसी चीज से वार कर देता है, जिस वजह से रूबिन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब किरण स्नेहा से कहता है कि मैं अपनी कार लेकर आता हूँ, तुम तब तक यहीं रुको। ऐसा कहकर वो नीचे चला जाता है, पार्किंग लॉट में आकर अपनी गाड़ी बाहर निकालता है और थोड़ी देर के बाद जब वो ऊपर जाकर देखता है तो शॉकिंगली स्नेहा को किसी ने मार दिया था और उसके पति रूबिन की लाश भी वहाँ से गायब थी। ये देखकर किरण तो हैरान हो जाता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। और दोस्तों, थॉमस ने उसे नशे में किरण को ही देखा था। अब ये सारी बातें पुलिस को बताने के बाद किरण कहता है कि सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने स्नेहा और रूबिन को नहीं मारा है। अब किरण का ऐसा बयान सुनने के बाद ऑफिसर साजन तो सोच में पड़ जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन दोनों को किसने मारा होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। उसके अगले दिन हम देखते हैं किरण की पत्नी अंजलि पुलिस स्टेशन में आती है और वो अपने पति को बचाने के लिए सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है कि मेरे पति किरण उस नेहा से मिलने के बाद फिर से उसके पैर में पड़ गए थे। मैं देख रही थी कि वो दोनों धीरे धीरे करीब आ रहे थे। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने सोचा कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो किरण मेरे हाथ से निकल जाएगा, वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए स्नेहा के साथ चला जाएगा। तो उस रात रूबिन जब बेहोश पड़ा था तो किरण नीचे गाड़ी निकालने के लिए गया था। तो उसी वक्त वहाँ पर 2 बंदे आए और रूबिन को उठाकर ले गए। अब उस घर में स्नेहा अकेली थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने ही स्नेहा का गला काटकर उसे मार दिया और मेरे वहाँ से जाने के बाद थॉमस नशे में वहाँ पर आकर चाकू दिखा
दिखाकर स्नेहा पर चिल्ला रहा था और उसकी वही वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी। उसके बाद अंजलि बताती है कि उस रूबिन को कौन ले गया और उसे किसने मारा। इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो अब ऑफिसर साजन इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तो उसी दौरान उसकी टीम को वो तीसरा बंदा मिल जाता है जो एक जगह पर छुपकर बैठा था और उसके दो साथी पहले से एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब उस तीसरे आदमी का अच्छे तरीके से धुलाई करने के बाद उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। वो उस आदमी को लेकर अपने सीनियर ऑफिसर के पास पहुंच जाता है और उसे बताने लगता है कि सर, स्नेहा का खून अंजलि ने किया है और उसने ये बात कबूल भी की है और रूबिन को उस बिल्डिंग से ले जाकर उसे मार डालने के पीछे हमारे ही पुलिस अधिकारी एसीपी जॉन अब्राहम का हाथ है। दरअसल दोस्तों, एसीपी जॉन अब्राहम ने उन 3 गुंडों को ये काम करने के लिए कहा था, मतलब कि रॉबिन को पकड़कर उसे मार डाले। तो उन लोगों ने रॉबिन को मारकर शहर के सुनसान इलाके में फेंक दिया था। अब ऑफिसर जॉन ने ऐसा क्यों किया, ये पता करने के लिए ऑफिसर साजन उसके पास पूछताछ करने के लिए जाता है। तो एसीपी जॉन उसे बताता है कि उस रूबिन और मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा था, इसलिए मैंने उन दोनों को ही मार दिया। अब तुम ये बात और किसी को मत बताना, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो ये सीन यहीं पर कट होता है और कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि टीवी में न्यूज चलने लगती है कि रूबिन की हत्या के पीछे एसीपी जॉन का हाथ था, लेकिन फिलहाल वो कहीं पर फरार है। और दोस्तों, ये न्यूज ऑफिसर साजन अपने घर पर देख रहा होता है। तो दोस्तों, उस एसीपी के साथ क्या हुआ होगा, इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हो। और अब इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।